वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है सेकंड वीडियो है हम मेरी। और इस सेकंड वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना हमने सीख लिया। तो आज की वीडियो में जो है हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी हम अपने डिटरमिनेंट को बहुत इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम अपने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी एग्जांपल थे डिटरमिनेंट के, वो कहते हैं छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन थी, वन डिजिट जो नंबर्स थे। लेकिन यदि डिटरमिनेंट आपका बढ़ा जाए, लाइक 27, 35, 17, ऐसे नंबर्स, एंड डिटरमिनेंट सोल्व दिस डिटरमिनेंट up to possible and two digits number in two digit number and multiplication and 27 multiplication. तो दिस इज अ वेरी लार्ज, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, डिटरमिनेंट के इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना तो है भाई। थ्री डिजिट का जाए, कोई एक एक डिजिट थ्री डिजिट का जाए तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उनकी हेल्प लेंगे। और उनकी हेल्प से आपका जो डिटरमिनेंट है वो बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो मैं सबसे पहले एक डिटरमिनेंट्स को लेट कर लेता हूं भाई। इफ डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, दिस इज अ डेल्टा। यानी ये जो डिटरमिनेंट है, इसकी जो वैल्यू है सोल्व करके वो क्या आ रही है, डेल्टा आ रही है। यानी इसको मैं बार बार इतने बड़े डिटरमिनेंट को ना लिखने की वजह से, कि मैं इसको एक डेल्टा ले लिया मैंने, उस डेल्टा को मैं यूज करूंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड मेरी लास्ट ईयर की भी वीडियो है, उसको भी मैं सेंड कर दूंगा, उसमें भी थोड़ा सा उससे, और दोनों वीडियो एक साथ सेंड करूंगा, जिससे आपको दोनों वैसे आप देख लेना किस तरह। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में, जो हमारे पास डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यदि एनी रो और कॉलम, all elements of any row or column completely zero। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट डिटरमिनेंट की क्या बोलती है कि यदि डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, देन डिटरमिनेंट इज आल्सो जीरो। देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं भाई, डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, is 0 if all elements of any row column is 0। ठीक है, या तो किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हो, जीरो। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, ये भले मैंने इंग्लिश में लिख जाओ, तो मैंने इसको एक्सप्लेन हिंदी में कर दिया है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो हो सकती है या जीरो आ जाएगी यदि उसके किसी रो मीन्स पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हो, जीरो हो रहे हो। अभी दिखाता हूं आपको, a1 b1 c1 a2 b2 c2, दिस जीरो जीरो जीरो। R1 R2 के एलिमेंट हैं नॉन जीरो आपके, एक जीरो भी हुआ तो एक नॉन जीरो है। लेकिन यदि R3 किसी भी जरूरी नहीं है कि R3 की बात कर रहा हूं मैं, ये सपोज करो लाइक फर्स्ट, ऊपर भी हो सकता है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, जीरो।
कैसे? अभी हमने जब लास्ट वीडियो में डिटरमिनेंट को सोल्व किया था, कैसे सोल्व किया था? ये and इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जीरो जीरो, फिर इसके मल्टीप्लाई जीरो। तो हर जब किसी पूरा एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करके आप देख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा? कंप्लीटली जीरो आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है? प्रॉपर्टी सेकंड कहती है कि यदि हम अपने डिटरमिनेंट की रो को कॉलम्स में चेंज कर दें, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स इंटरचेंजिंग, यानी एक तरीके से ही कर दें कि यदि हम इसका ट्रांसपोज ले दें, क्या ले दें? ट्रांसपोज ले दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद में जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू भी डेल्टा ही रहेगी। यानी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इफ इंटरचेंज all rows into column, then value of determinant unchanged। तब डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी डेल्टा ही रहेगी। फर्स्ट रो a1 b1 c1 को मैंने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में चेंज कर दिया भाई। सेकंड रो a2 b2 c2 को कॉलम में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद में इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी आपका क्या आएगा? डेल्टा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगा कि भाई इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर। प्रॉपर्टी थर्ड इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि यदि आप सारी रो को नहीं चेंज करना चाहते, एनी टू रो एंड कॉलम, यदि आप केवल दो रो को या दो कॉलम को चेंज करना चाहते हो, उनकी पोजीशन इंटरचेंजिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांसपोज का यूज कर रहे थे, वहां पे ट्रांसपोज का नहीं, क्या कर रहे हो आप? R1 को R2 की जगह शिफ्ट कर रहे हो और R2 को R1 की जगह शिफ्ट कर रहे हो, यानी चेंजिंग इनटू एनी टू रो एंड कॉलम। या तो दो रो के बीच में इंटरचेंजिंग हो रही हो या फिर कॉलम्स के बीच में हो रही हो। तो हम ज्यादातर रो के लिए कर रहे हैं, कॉलम सेम सेम प्रॉपर्टीज तो आपके कॉलम्स के लिए भी है, उसमें नहीं करना है। ठीक है, इफ changing into any two rows and column, same, then value of determinant change sign, तब आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू का जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी इस डिटरमिनेंट की बात करें तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, और यदि मैं इसकी फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो में चेंज कर देता हूँ, यानी a2 b2 c2, a1 b1 c1, a3 b3 c3,
यानी सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह ले गया और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह ले गया, केवल चेंज कर दिया, तो आपके डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, माइनस के डेल्टा। यानी पहले क्या था, इसकी वैल्यू डेल्टा थी और अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस के डेल्टा होगी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। समझ में आ रहा होगा ना? पहली पहली प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि यदि सारी किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरे में क्या कहते हैं, इसका ट्रांसपोज ले दिया जाए, सारी रो को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, अनचेंज रहेगी। और तीसरी प्रॉपर्टी में बोला है कि यदि हम दो रो में या कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में शिफ्ट कर देते हैं, तो आपकी जो वैल्यू डिटरमिनेंट की में जो उसकी पहले वैल्यू थी उसी में क्या जाएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा। और आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आपके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम इजी कर लेते हैं। इसने क्या कहा कि यदि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू में वे आइडेंटिटिकली इक्वल आ रही है, आइडेंटिटिकली क्या है, इक्वल है, इक्वल या आइडेंटिटिकली इक्वल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो, कोई भी दो या कॉलम, जैसे हम बात कर रहे हैं रो या कॉलम किसी की बात कर रहे हैं, तो यदि दो रो के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आइडेंटिटिकली इक्वल हैं, इक्वल एंड आइडेंटिटिकली इक्वल, इसका मतलब क्या होता है कि या तो वे बिल्कुल इक्वल हो या फिर उनको इक्वल हम कर सकते हैं, यानी उनका रेशो, उनका अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकली। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए पहले, इफ ऑल एलिमेंट्स, या इसमें ऑल एलिमेंट्स के जगह मैं यूज कर सकता, if determinant is zero, if determinant is zero, when determinant क्या होगा, जीरो होगा, when two row और column, या तो दो रो हो या दो कॉलम आर identical, if determinant is zero, if determinant is zero, determinant जीरो होगा when two row or column are identically, जैसे like a1 b1 c1, a1 b1 c1, a3 b3 c3। यहाँ पे आप देख रहे हो कि R1 और R2 दोनों ही इक्वल हैं, तो आइडेंटिकली इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों ही इक्वल है। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो हो जाएगी, कोई सोचने वाली बात नहीं। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी इसमें क्या कहा है कि यदि दो रो और दो कॉलम आपस में इक्वल आ जाती है तो तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये आपकी चार प्रॉपर्टियां हैं। अभी इसके अलावा भी और प्रॉपर्टी है,
पहले इन चारों प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझिए, इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे की 4 प्रॉपर्टी कराता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, then the value of new determinant will be multiplied by that number। यानी इसने फिफ्थ प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि यदि हम डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में, कोई सी भी रो की बात हो कर रहे हो या कोई भी कॉलम हो, उसके हर एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में यदि किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो नया डिटरमिनेंट आता है उसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है, पुराने वाले डिटरमिनेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी हमने रो या कॉलम में मल्टीप्लाई। देखिए समझिए, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू है डेल्टा। अब मैंने एक नया डिटरमिनेंट बनाया और इसकी फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करो के, लाइक के से मल्टीप्लाई करी फर्स्ट रो के एलिमेंट के B1, के C1, बाकी को कोई कुछ नहीं किया मैंने, बाकी सब सेम एज इट इज। ठीक है, ये पहले डिटरमिनेंट था जिसकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा थी। अब मैंने क्या किया, इसी डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में एक के नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो डिटरमिनेंट है सोल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे कि भाई ये तो कुछ नया नंबर आ गया। सीधा जो पहले वाला डिटरमिनेंट है डेल्टा, उसी में, जो पहले वाला डेल्टा है उसी में ही के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा न्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, पुराने वाले वैल्यू में के से मल्टीप्लाई करना है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम रो और कॉलम, the sum of two terms, then determinant is equal to the sum of two determinants of same order, one containing first term and other second term। पता नहीं क्या क्या लिख दिया है इसमें। क्या कहा है कि यदि कोई डिटरमिनेंट है और उसकी किसी रो या कॉलम, वही रो कॉलम की बात कर रहे हैं, वो क्या है, किसी का सम है, किन्हीं दो टर्म का सम बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है हमारे पास। जो मैं बता रहा था आपको कि यदि टू के मल्टीपल में वो सॉरी टू टर्म्स की आपके आ जाती है, डिजिट आ जाती है, उससे कैसे सोल्व करते हैं, तो उसमें वो थोड़ा बेनिफिट दे देती है ये। यानी इसने क्या कहा कि यदि आपके पास है, सपोज करो मैं बहुत देर होली भाई, रो का ही यूज कर रहे हैं, कॉलम का हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो सपोज करो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यदि ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है और इसकी फर्स्ट कॉलम में D1 D2 D3, इस तरह, ये रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, वो कोई नहीं, वो बहुत देर से जो है आप, हम रो का यूज कर रहे हैं ना, कॉलम का तो यूज नहीं कर रहे। तो क्या किया हमने, मैंने फर्स्ट कॉलम में, यानी इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो दो टर्म का सम है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेम रो कॉलम इज सम ऑफ टू टर्म्स, यानी सारे एलिमेंट जो है वो क्या है, दो टर्म का सम बन के आ रहा है। तो ये डिटरमिनेंट है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू terms and determinant is equal to the sum of two determinants। तो ये आपका दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी एक डिटरमिनेंट आपका ये बन के आएगा प्लस दूसरा डिटरमिनेंट आपका ये बन के आएगा। सेम ऑर्डर, वन कंटेनिंग फर्स्ट टर्म एंड अदर सेकंड, यानी एक जो डिटरमिनेंट होगा उसमें तो फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, यानी क्या जाएगा, A1 A2 A3 B1
B2 B3 C1 C2 C3। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा D1 D2 D3। सेकेंड सेकेंड टर्म, तो यानी पहले वाले में क्या गया, A1 B1, तो A1 A2 A3, बाकी दोनों आपके कॉलम सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और दूसरे वाला जो डिटरमिनेंट होगा उसमें आपकी सेकेंड टर्म जाएगी D1 D2 D3, और दोनों कॉलम आपके ऐसे ही रहेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। आपको जो बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 2B1 हो जाना चाहिए, क्योंकि A1 प्लस D1 ये बन गया, लेकिन B1 प्लस B2 तो 2B2 नहीं। ये मैट्रिक्स नहीं है कि आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं ऐड होते हैं यहाँ पे। तो सर नहीं, यहाँ पे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, अरे नहीं, ठीक है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड नहीं हो रहे हैं, ये इसको क्या करता है, दो दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। तो फर्स्ट दो जो हमारा डिटरमिनेंट था वो दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो गया, पहले वाले में पहली टर्म्स आ जाएगी, दूसरे वाले में दूसरी टर्म्स आएगी, और बाकी के दोनों कॉलम आपके सेम रहेंगे। तो ये आपके डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टी थी। इसमें आपकी बुक्स में प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, और प्रॉपर्टी नंबर 8 है। यानी उसने 2 प्रॉपर्टी और बनाए रखी है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, आपको भी इतना उनका, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से बेस करके उसने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनाई हुई है, लेकिन हम इन हमारा काम जो है इन्हीं 6 प्रॉपर्टी की हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो मैंने आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को बताया है, इनको इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिए, अच्छे से रीड कीजिए इसको और स्टडी कीजिए, और उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर, जिसकी है जिसमें हमें क्या अप्लाई करनी है, ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से डिटरमिनेंट फाइंड करना, क्योंकि अब तक जो हम फाइंड कर रहे थे वो आपने क्या था, विदाउट डिटरमिनेंट, वो विदाउट प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटरमिनेंट फाइंड किया, ठीक है। थैंक यू।